मौर्य काल के समय का एक और लिखित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। वह साक्ष्य है विश्वविख्यात यूनान के सम्राट द्वारा भेजे गए दूत द्वारा लिखित पुस्तक। उस दूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 12 वर्षों तक रहकर संपूर्ण भारत की सभ्यता संस्कृति को अपनी आंखों से देखा था। उस समय के भारत में जो भी मेगास्थनीज को दिखा उसने उसे निष्पक्ष भाव से अपनी पुस्तक इंडिका में कलमबद्ध कर दिया था। लेकिन मेगास्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि उस समय के भारत में वैदिक संस्कृति वाली चातुर्वर्ण्य का वर्णागत समाज था। मेगास्थनीज ने उस समय के भारत में कहीं नहीं देखा कि श्रुति स्मृति के द्वारा वेद बोलने वाले अनुयायी भी हैं। उन्होंने कहीं नहीं देखा कि वेद में उद्धृत किसी देवी देवता की कोई मूर्ति भी है। इंडिका के मूल अंश को आप लोग भी देख सकते हैं। मेगास्थनीज यूनानी शासक का राजदूत था जो भारत में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस नामक यूनानी सेनापति का दूत था। उसने कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर भारत की सभ्यता संस्कृति को देखकर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। वस्तुतः इंडिका की मूल प्रति खो चुकी है, लेकिन कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा इंडिका में वर्णित तथ्यों का उल्लेख अपनी अपनी पुस्तकों में किया गया है। उन्हीं पुस्तकों से मेगास्थनीज के द्वारा लिखित तथ्य प्रकाश में आए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विद्वानों ने यूनानी ग्रीक भाषा में लिखित पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके बाद ही यह सब जानकारी भारत आई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों ने उसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, साथ ही प्राकृत भाषा में लिखे अभिलेखों को खोजा और अनुवाद किया। इसके बाद ही भारतीय लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शासनकाल की सही जानकारी प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक भारतीय लेखकगण इसकी व्याख्या अपने मनोनुकूल करते आ रहे हैं और अपनी बातों को मूल तथ्यों में शामिल कर मेगास्थनीज के तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, जिससे आज भ्रम फैला हुआ है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ईस्वी सन AD के पश्चात एरियन नामक यूनानी लेखक ने भी एक इंडिका ग्रीक इवोल्कन इंडिक नाम से पुस्तक लिखी थी, परंतु इसमें सिकंदर और उसके सेनापति नियार्कस की कहानी है। लेकिन कुछ वर्णन भारत के भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्व का भी है। एरियन की बातें सुने सुनाए गए तथ्यों पर आधारित है, जबकि मेगास्थनीज ने भारत में रहकर वस्तुस्थिति को देखने के आधार पर पुस्तक लिखी। इन दोनों पुस्तकों का नाम समान होने की वजह से वास्तविक इंडिका के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सामान्य लोग इन सारे तथ्यों को न जानने के कारण बाद की इंडिका को ही असली समझ बैठते हैं, जबकि बाद की इंडिका पुरानी इंडिका के नाम पर और उसी के अंदर लिखी हुई बातों को अपना आधार मानकर लिखी गई थी। एरियन का जीवन काल ईसा बाद 95 ईस्वी से 175 ईस्वी था। एरियन भारत नहीं आया था, बल्कि एशिया माइनर भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर में रहा था। उसने सैकड़ों साल पूर्व की घटनाओं को सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा था। एरियन की इंडिका में वर्णित भारतीय सामाजिक तथ्यों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, परंतु पाकिस्तान और ईरान के बीच समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले तात्कालिक लोगों से संबंधित विवरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में वह कुछ समय तक रहा था। लेकिन उसमें भी किसी वैदिककालीन वर्णाश्रम पर आधारित समाज का विवरण नहीं मिलता है और न ही जाति में बटे समाज की चर्चा है। मूल इंडिका में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मेगास्थनीज ने अपने दृष्टिकोण से यहाँ के समाज को प्रभावित करने वाले वर्ग, यानी उनके हैसियत एवं पेशे के हिसाब से तरलता के साथ बदलने वाला वर्ग 7 भागों में बांटा था। विद्वान वर्ग, खेतीहर वर्ग, पशुपालक वर्ग, कारीगर वर्ग, सैनिक वर्ग, दुकानदार वर्ग, गरीब वर्ग। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों को पतले, लंबे और हल्के शरीर वाला फुर्तीला बताया है। यहाँ के सैनिक या योद्धा खेतीहर या पशुपालक का बहुत सम्मान करते थे। युद्ध के दौरान फसलों और पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। उसने यह भी लिखा है कि यहाँ विभिन्न पेशागत लोग रहते हैं, वे सभी यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ पर विदेशी लोगों की कोई बस्ती नहीं है।
यूनानी समाज के विपरीत यहाँ पर गुलामी प्रथा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के सामाजिक नियम के अनुसार सभी लोगों को समान माना जाता है। कोई विशिष्ट वर्ग मौजूद नहीं है। विद्वान वर्ग, फिलोसोफर्स। किसी भी समाज के लोग विद्वान हो सकते हैं और उस विद्वान वर्ग को सभी लोग प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं। खेतीहर वर्ग, फार्मर्स। सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है। यह द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। इन्हें राजकीय बंधनों से छूट प्राप्त थी। राजा इन पर किसी कार्य के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकता था। ये गांव में रहते थे और किसी कार्य व शहर आते जाते थे। ये उपज का 14 भाग राजकोष में राजस्व के रूप में देते थे। पशुपालक वर्ग, पशुपालक व शिकारी। ये गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षियों का शिकार करते थे। यह समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग था। कारीगर वर्ग, ये किसानों की खेती के औजार के साथ साथ युद्ध के हथियार भी बनाते थे। ये करों से मुक्त थे और इन्हें राज्य से वेतन मिलता था। सैनिक वर्ग, कृषकों के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनके पास घोड़े और हाथी होते थे। इन्हें राजा से नियमित वेतन मिलता था। प्रशासकीय कर्मचारी, सभासद और कर निर्धारक, काउंसलर्स एंड असेसर्स। ये लोग ऊंचे प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते थे और विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय व वित्तीय कार्य करते थे। नोट: उस समय का सारा वर्ग तरल था, यानी कि कोई भी वर्ग अपने अनुभव और कार्य के आधार पर किसी भी वर्ग में जा सकता था। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये सारा वर्ग तरल से ठोस में बदलकर वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में बदल गया, जो मरणोपरांत भी खत्म नहीं होता है।